नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कल सर्वोच्च न्यायालय में केरल के एक पत्रकार कप्पन के मामले में सुनवाई थी। इसके पहले पिछले इस सुनवाई के ठीक पहले एक हफ्ते पहले भी ये सुनवाई हुई थी। इस हफ्ते भी शुरू में ये सुनवाई हुई थी, फिर शुक्रवार का दिन रख दिया गया था। अब तक इसमें 4 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। ये जो कप्पन साहब हैं, सिद्दीक कप्पन, ये 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में हाथरस जाते हुए अपने 3 सहयोगियों के साथ एक कार में गिरफ्तार कर लिए गए थे। किसी एक नाके पर पुलिस ने इनको रोका। इनकी भाषा, चूंकि केरल के रहने वाले हैं, उसमें स्पष्ट हिंदी नहीं रही होगी निश्चित तौर पर, और उसमें मलयाली के पुट होंगे या उसका टोन होगा, और हो सकता है अंग्रेजी बोल रहे हो। अब ये क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन जो पता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसकी सुनवाई के वक्त कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, जो ये इसकी सुनवाई कर रही है, 3 सदस्यीय ये बेंच है, उन्होंने कहा कि उनको अखबारों में जिस तरह से इस मामले का पिछली सुनवाई का कवरेज हुआ है, उससे उनको बहुत खिन्नता हुई है। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई खुली अदालत में, जहां बचाव पक्ष के वकील भी थे, जो पिटिशनर हैं, सरकारी वकील थे, और सॉलिसिटर जनरल भी थे, और तमाम लोग थे। वहां उन्होंने ये अपनी खिन्नता व्यक्त की, और जिसको अखबारों ने रिपोर्ट किया। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, और इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको जरा सा नीचे तक लाएंगे कि ये कप्पन साहब का मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सुनवाई वगैरह में क्या हुआ है। एक तो थोड़ा बहुत वृत्तांत इसका देंगे, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस मामले से सुप्रीम कोर्ट पर तमाम सामाजिक हिस्सों में मीडिया समेत आलोचना के स्वर सामने आए हैं। इस पर बात करते हैं। तो पहले आपसे अनुरोध कर लें, जो हमारा रोजाना का अनुरोध है, कि कार्यक्रम के अंत में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाइएगा, और सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान से अगर आपने अब तक नाता नहीं जोड़ा है तो जोड़िए। ये हमारा एक आग्रह है, क्योंकि इस तरह की संस्था और इस तरह की पत्रकारिता को करने के लिए हम उन्हीं से सहयोग की अपेक्षा करते हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारी यात्रा में सहभागी हैं, और हम समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उनके जीवन में और हमारे जीवन में इस काम का साझा असर होने वाला है। हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से सूचनाएं आप तक पहुंचाने की अपनी जो आदत है उसको आपके साथ विश्वसनीयता में बदलें। आपको विश्वास हो कि जो हम कर रहे हैं उसमें किसी पूंजीपति का, किसी सरकार का, किसी किस्म के सेक्ट का, जाति का, मजहब का, या किसी भी किस्म का दुष्प्रभाव उस पर नहीं है। खैर, तो अब फिर आते हैं सिद्दीक कप्पन के मामले पर। सिद्दीक कप्पन, जैसा उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो है, वो एक हैबियस कार्पस पिटीशन है। ऐसे मामलों में दायर की जाती है जिसमें ये शंका होती है कि किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा या सरकार के इशारे पर किसी अन्य ग्रुप्स ने गायब कर दिया है और उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे मामलों में हैबियस कार्पस कोर्ट में लोग दाखिल करते हैं, और कोर्ट फिर तलब करती है संबंधित इलाके की सरकार को, केंद्र सरकार को भी अगर मामला उस तरह का है, और उनसे जवाब तलब करती कि भाई ये शिकायत आई है, आपका क्या कहना है। ऐसा ही ये मामला था, और ऐसे ही मामले में ये हैबियस कार्पस दाखिल हुई। जो हैबियस कार्पस दाखिल हुई है उसके दाखिल करता है केरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से ये दाखिल की गई है। कपिल सिब्बल उसके वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये मामला, जैसा मैंने बताया, कि 5 अगस्त को ये लोग हाथरस में, जैसे बहुत सारे पत्रकार हाथरस गए, वैसे ही ये लोग भी जा रहे थे, और ये केरल के लोग थे, सारे 4 लोग थे इसमें, और जिसमें ये सिद्दीक कप्पन भी थे जो कि पत्रकार हैं। ये लोग पकड़े गए। उसके बाद सरकार का क्या कहना है वो कल वाली पेशी में थोड़ा सा सामने आया है, इसलिए हम ये बात कर सकते हैं।
अभी तक तो ये हो रहा था कि वो कहाँ हैं, उनसे उनके वकील अभी तक मिल नहीं सके थे, ऐसा उनके वकीलों का कहना था। जो कल सरकार ने अपना एफिडेविट दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने, उसमें कहा गया कि किसी वकील को उनसे मिलने पर कोई रोक नहीं है, वो फलानी जेल में बंद है। और उन्होंने इस बीच 3 बार अपने परिवार से जुडिशल कस्टडी के दौरान बात की है और वो इस समय जुडिशल कस्टडी में है। ये सरकार ने एक जनरल सूचना दी है। लेकिन उन पर जो 2 मामले लगाए गए हैं वो है यूएपीए और सेडिशन का मामला। ये बहुत गंभीर मामले हैं, आप जानते ही हैं। तो इस वजह से हम ये बात करना चाहते हैं। और इसी समय चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला ऐसा आया था जो बहुत ही हाई प्रोफाइल था, जिस पर बहुत चर्चा हुई, वो था रिपब्लिक टीवी चैनल के मालिक, पत्रकार, एंकर और पता नहीं क्या क्या, अर्नब गोस्वामी का, जिनको महाराष्ट्र पुलिस ने 2 लोगों द्वारा की गई आत्महत्या के एक मामले में, जिसमें वो सुसाइड नोट के अनुसार नामजद अभियुक्त हैं, गिरफ्तार किया था। उस मामले में पहले भी एक बार जांच हुई थी जो अनिर्णित थी, लेकिन और वो कोर्ट में दाखिल हुई थी, लेकिन उसमें ये कह के वो दाखिल की गई थी कि जो इस मामले के अभियुक्त हैं उन तक पहुंचने के हमें कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की बात की गई थी। वो पूरी तरह से खारिज नहीं हुई थी जांच, लेकिन वो ऐसा भी नहीं था कि जांच जारी थी। नई सरकार आने के बाद जो अभी सरकार है, इससे अर्नब के रिश्तों को लेके जो कुछ है वो आप जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके आपस में रिश्ते ठीक नहीं हैं और इस घटना की जांच करने का आदेश देने में उस भावना का भी असर हो सकता है। लेकिन ये सवाल तो है ही है कि 2 लोगों की आत्महत्या हुई, क्या ऐसे मामले में जिसमें सुसाइड नोट अवेलेबल है, जिसमें मृत्यु का कारण साफ साफ लिखा हुआ है, जिसके तथ्य अगर जुटाए जाएं तो शायद मिल भी सकते हैं, क्योंकि वो कंपनियों के बीच लेन देन का मामला है, जो नहीं जुटाए गए, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? 2 लोगों के सुसाइड का मामला अनदेखा जाना चाहिए? यही देश है जिसमें एक अभिनेता की इसी तरह की एक आत्महत्या पर, जिसमें कोई सुसाइड नोट भी उपलब्ध नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, इस देश में टीवी चैनलों ने, राजनीतिक दलों ने 3 महीने 4 महीने एक पूरा अभियान चलाया, जिसमें लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स शामिल रहे और उन्होंने उस पूरे मामले को एक इस तरह का रंग दिया जिससे वहां की राज्य सरकार की अस्मिता ही खतरे में पड़ गई थी। तो ये भी हुआ है। और दूसरी ओर अब चाहा जाता है कि 2 लोगों की आत्महत्या के मामले में, जिसमें एक सुसाइड नोट उपलब्ध है, उसमें अर्नब गोस्वामी पर कोई जांच न हो या उन पर कोई कार्रवाई न हो। अब कार्रवाई गलत हुई या सही हुई, ये हमारा हक नहीं है कि हम उसका निर्धारण करें। वो निर्धारण करने के लिए वो कोर्ट में ऑलरेडी है। कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उस फैसले के तरीके पर और उस फैसले पर जरूर चर्चा हुई है। तरीका क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए ये माना जाता है कि सामान्यतया इस समय कोरोना के समय में कोई भी इस तरह के पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तुरंत किसी की नहीं सुन लेता। सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है, हाई कोर्ट्स की भी रजिस्ट्री है, जब वहां कोई पिटीशन आप डालते हैं तो पहले वो देखती है कि उसमें कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है। इस मामले में जो पिटीशन थी उसमें दस्तखत भी नहीं थे और ऐसी लोगों ने करीब 10-12 त्रुटियां बताई हैं, जिनके बेसिस पर दूसरे लोगों की पिटीशंस वापस कर दी गई हैं कोर्स करेक्शन के लिए। और जब वो करेक्ट होकर आती है तभी वो स्वीकार की जाती है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी उनके 3 मामले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आए, उन सब मामलों में भी यही हुआ कि उन जिस दिन वो दाखिल करते हैं उसके अगले दिन उनको या दूसरे तीसरे दिन उनको सुनवाई के लिए वक्त मिल जाता है। उनकी पिटीशन में कभी कोई कमी कोई नहीं देखता। ये मुद्दे थे जिन पर विवाद हुआ था और चूंकि सुप्रीम कोर्ट से उनको हर मामले में रेमेडी मिलती गई है, तो ये भी एक मामला था। उसमें एक खास वकील भी शामिल है जो इस देश के सबसे बड़े, सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं, जो आजकल लंदन में रहते हैं और दूसरी वजहों से भी चर्चा में है। तो उनके होने, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की सूचनाएं चर्चा में हैं कि वो किसी समय किसी एक स्कूल में साथ पढ़ते थे। अब पता नहीं इसमें तथ्य सत्य क्या है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता। उस तरह के फोटोज वगैरह आए थे जिसमें एज ए स्टूडेंट बताया गया था कि ये 2 लोग हैं, लेकिन अब मेरे पास उससे आगे के कोई तथ्य नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। खैर,
इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के इन मामलों की आलोचना हुई और उस पे हमेशा सिद्दीक कप्पन का मामला सामने रखा गया कि अगर पत्रकारिता का मामला है, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, जो कि उस मामले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, दूसरे जस्टिस थे, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत जोर से इस बात को रखा और यहां तक कि हाई कोर्ट्स को नसीहत दी कि सबको व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता से देखना चाहिए और देना चाहिए। तो लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू किया। ये ठीक है कि जिन लोगों ने ये सवाल पूछे वो सब के सब कानून कायदे से भिज्ञ हों, सारे प्रोसीजर को सही सही जानते हों। ऐसा आप कह सकते हैं कि नहीं था, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानते। बहुत सारे लोग अखबारों या टेलीविज़न या किसी दूसरे सूचना माध्यम से जो सुनते समझते हैं उसके आधार पर राय बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है और उसमें त्रुटियां होंगी, ये भी सही है। लेकिन इस तरह की धारणा बनती गई और सुप्रीम कोर्ट इस धारणा का निराकरण करने वाला कोई काम करता नजर नहीं आया। अब आते हैं सिद्दीक कप्पन का मामला, जो कल कोर्ट में थोड़ा सा आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर यूएपीए और सेडिशन लगा दिया है, लेकिन जो मटेरियल उन्होंने कल बचाव में पेश किया, जो एफिडेविट दिया है, वो क्या है? उसमें वो एक मटेरियल ये है कि वो एक अखबार, तेजस नाम के किसी अखबार का कार्ड उनकी जेब से मिला या उन्होंने दिया, पता नहीं है। वो तो जब उनका पक्ष आएगा तो समझ में आएगा, अभी सरकार का पक्ष है। वो ये साबित करना चाह रही कि वो पत्रकार नहीं, इसलिए उसने कहा कि वो जो कार्ड उनके पास था, जो उन्होंने प्रस्तुत किया, वो एक ऐसे संस्थान का है जो 2018 में बंद हो गया है। अब जो पत्रकारिता में है, जो प्रेस को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि आज के युग में किसी संस्थान का चलना और बंद होना वो पत्रकार की पत्रकारिता का खत्म होना नहीं होता। संस्थान बंद होते रहते हैं, आजकल बहुत बंद होते हैं। बहुत सारे आर्थिक कारण हैं, बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक कारण हैं और बहुत सारे व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। किसी काम से कोई खुश नहीं होता, मान लीजिए बंद ना होता, नौकरी से निकाल दिया होता, तो पुराने कार्ड्स लोगों के पास होते हैं। ये कोई अपराध है क्या? ये यूएपीए का अपराध है? जबकि पिटीशन में एफिडेविट लगा हुआ है कि वो एक वेबसाइट है जिसके लिए काम करते हैं, अजी मुखम नाम की वेबसाइट, और जिस अखबार में वो थे, जिसको कहा गया कि सरकारी जवाब में कहा गया, वो है तेजस, कि उसमें वो थे। वो 2018 में बंद हो गया, लेकिन अभी वो किसी वेबसाइट के लिए काम करते हैं। पत्रकारिता में उसके सिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन होते गए। हम लोग प्रिंट मीडिया के पत्रकार थे, आज आपसे बात कर रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर और अपने वेबसाइट पर वीडियो बना के बात कर रहे हैं। तो समय बदला है। लिखने पढ़ने की जगह ये माध्यम आ गया जो तकनीकी रूप से बहुत उन्नत है, बहुत प्रभावशाली है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में बदल गए। तो बहुत सारे लोग नौकरियों में आज हैं, कल नहीं होते। तो इसका मतलब वो पत्रकार नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। वो फिर दूसरे रास्ते तलाशते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, जैसा कि इसने किया है, जैसा एफिडेविट से लगता है। अभी हम सब चीज़ों पे जो जैसा है वैसा ही कह के छोड़ देंगे उसको आपके निष्कर्ष के लिए। तो सूचना ये है, ये एफिडेविट पर है कि वो एक वेबसाइट अजीम मुकम के लिए काम फिलहाल करते हैं और कई और जगह भी फ्रीलांस करते हैं और दिल्ली में रहते हैं, केरल की संस्थाओं के लिए काम करते हैं। ये तो उनका हो गया एक, जो सरकार ने कहा उनके बारे में ये। दूसरा, उन्होंने सिर्फ इतना मटेरियल उसमें दिखाया है, कोई बंदूक नहीं, उनके घर वगैरह में छापा मारा है, उनका लैपटॉप फोन वगैरह सब पुलिस के पास है। लेकिन जो कुल मटेरियल उन्होंने बताया है कि कुछ पर्चे मिले जिसमें लिखा था जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम, सिर्फ इतने मटेरियल पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। कल की कार्रवाई में मैंने सारे अखबारों को खंगाला, इतनी बात पर यूएपीए और सेडिशन लगा दिया है राज्य सरकार ने। कोर्ट में तो यही कहा उन्होंने। तो हम सर्वोच्च न्यायालय जैसी सर्वोच्च संस्था से क्या उम्मीद करें? मैं बिल्कुल कानून का विज्ञ आदमी नहीं हूं। एक मनुष्य के नाते, एक नागरिक होने के नाते हमें आपसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? अगली डेट की, या इस पर जवाब तलबी की? इस मामले में माफ कीजिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय,
आपने चूंकि अगली डेट दी है, तो मेरे जैसे मामले से अनभिज्ञ आदमी को थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन फिर कुछ भिज्ञ लोगों ने इस मामले पे जो बहस वहस की थी, उनको मैंने पढ़ा। दोनों तरफ की है, बहुत सारे वकीलों ने भी, बहुत सारे जजेस ने भी, बहुत सारे और बड़े लोगों ने, आईएएस आईपीएस, समाज में बोलने वाले स्वरों ने सुप्रीम कोर्ट के रवैये की सिद्दीक कप्पन वाले मामले पर आलोचना की है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें तकनीकी सवाल उठाया कि जो मुकदमा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ था और जो मुकदमा सिद्दीक कप्पन के खिलाफ है, वो दोनों अलग अलग हैं। मान लिया, लेकिन मटेरियल क्या है? दोनों मुकदमे सरकार के हाथ में है, वो क्या मुकदमा लिख लेती है, लेकिन आप तो न्यायपालिका है। एक जगह दो दो लोगों की मृत्यु हुई है, आत्महत्या हुई है, और एक सुसाइड नोट है जिस पर कोई किसी को मत भिन्नता नहीं है कि वो उसका नहीं है। उस मामले में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की आजादी के सवाल को प्रमुखता से बताते हैं देश को, समाज को। इस मामले में आप इस आड़ में छुपना चाहते हैं कि ये सरकार ने यूएपीए में और सेडिशन में चालान किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास यह समझ जाने के बाद कि यह मामला बोगस है, जैसा यूएपीए और इस तरह के कानूनों के हजारों हजार मामले इस देश में साबित हुए हैं कि सब बोगस रहे हैं। आज तक यूएपीए बहुत पुराना कानून है, आज का नहीं है, 1967 से है। अब ठीक है, इसमें बहुत सारे संशोधन करके इसको बहुत ही कड़ा बना दिया है नई सरकार ने। इसमें अभी किसी को सजा होती तो हमने नहीं देखी। निरुद्ध करके लोगों को लंबे समय तक जेलों में डाला हुआ है। एक भीमा कोरेगांव वाले मामले में बहुत सारे लोग निरुद्ध हैं, ये नए मामले उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। लेकिन आप कम से कम मटेरियल तो देखेंगे। अगर उनके पास कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं है, उनके पास कोई षड्यंत्र के लिए तथ्य नहीं दे रही है प्रोसिक्यूशन, सिर्फ कह रही है कि कोई पैम्फलेट उपलब्ध है, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम्स। लोकतंत्र में सिर्फ इतनी बात, किसी घटना पर जस्टिस मांगने पर आप यूएपीए और सेडिशन जैसे कानूनों के इस्तेमाल पर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उन सारे लोगों के मन में है जिसको उत्तर जो भी आ रहा है कोर्ट से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। थोड़ा कानून कायदे की बात मैंने पढ़ने की कोशिश की कि ये सब इस तरह के कानून आए कहां। ये सामान्य कानून नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में इन कानूनों को और इस तरह के कानूनों की इतने लंबे समय तक चलाए जाने की मतलब जो विकसित देश हैं उनमें कोई परंपरा नहीं। कभी कभी युद्ध के समय या कभी ऐसी स्थितियों में, जैसा अमेरिका पर एक बार आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें आप जानते हैं उनका ट्विन टावर उड़ गया था, पेंटागन पे हमला हो गया था, राष्ट्रपति को बंकर में जाना पड़ा था, यानी बहुत बड़ी घटना हुई थी, करीब 4 से 5 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसे समय में कोई चीज़ आए समझ में आती है। ऐसे समय में हमारे यहाँ भी कोई चीज़ आती है, समझ में आती है। जैसे हमारे यहाँ बंबई में जब हमला हुआ था तो एक कानून ऑप्ट किया गया था, समझ में आता है। लेकिन हमेशा इस तरह के कानून लागू किए जाएं और एक खास तरह की विचार के लोग सत्ता में आ जाएं तो वो इन कानूनों का बड़े धड़ल्ले से प्रयोग करने लगे और हमारी कोर्ट्स कुछ न बोले तो बड़ा सामान्य नहीं लगता। और हम लोकतांत्रिक देश हैं, इसकी हम बड़ी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये बात करता है, इसलिए तो ये जानना और जरूरी है। हमारे देश में इस तरह के कानून अंग्रेज लाए। एक्चुअली तो ये सारा जो भी सेटअप है इस समय जिसमें हम आप जी रहे हैं, ये लोकतंत्र भी इस तरह का, ये पश्चिम से ही आया। और हमारे यहाँ कानून कायदे जो बने उसकी ज्यादातर नजीरें पश्चिम में ही मिलती हैं या हमारे ही अपने अतीत में अंग्रेजों के शासन में के समय मिलती हैं। 1818 में बंगाल रेगुलेशन आया, सबसे पहले एक कानून जिसमें लोगों को निरुद्ध किए जाने की ताकत उस समय की सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी। फिर 1919 में आया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। खैर वो प्रथम विश्व युद्ध का युग था, उसके आधार पर उन्होंने ये एक्ट बना लिया। लोगों को यहाँ से उनको अपनी सेना में भर्ती वर्ती करना था, वो सब करने में कोई कठिनाई ना आए, इसलिए उन्होंने ये एक्ट लेके वो यहाँ आ गए। और 1919 से 1922 के बीच वो एक बहुत मशहूर और बदनाम रॉलेट एक्ट लेके आए। रॉलेट एक्ट आपने बिल्कुल इतिहास को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा और आज़ादी की लड़ाई के बारे में पढ़ा होगा, तो रॉलेट एक्ट आपको बिल्कुल
साफ साफ उसमें उसका जिक्र है और उसके प्रतिरोध करते हुए गांधी जी का जिक्र है। आज चूंकि कार्यक्रम इस पर नहीं है तो मैं इसमें फंसूंगा नहीं, बस आपसे बोलता हुआ गुजर जाऊंगा कि ये बताना चाह रहा हूं कि उस समय ये सब कानून अंग्रेज कैसे एक एक करके लेके आए। 1920 से 30 के बीच वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए इस तरह के बहुत सारी चीजें लेके आए। आप जान रहे हैं इस समय भी सरकार बहुत सारे इस तरह के फैसले संसद से पहले ऑर्डिनेंसेस के जरिए कर लेती है, बाद में उस संसद में लेके उसको जाती जहां उसका पास बहुमत है, लेकिन कर लेती है वो ऑर्डिनेंसेस के ही जरिए। ये अंग्रेजों ने भी 1920 से 1930 में पहले करके हमारे यहाँ वो जा चुके। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया फिर से, इसमें विवाद हुआ। उस समय तक चुनी हुई सरकारें भी आ गई थी बहुत सी, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, मुस्लिम लीग वगैरह थे, हिंदू महासभा थी, बहुत सारे लोग थे और प्रतिनिधित्व होने लगा था। उस पर काफी डिबेट हुई, लेकिन फिर बात दूसरी ओर चली जाएगी। फिर 1942 में आया आर्म्ड फोर्सेस ऑर्डिनेंस। ये यहां से देखिए, इसका बिल्कुल डुप्लीकेट हमारे यहां मौजूद है। AFPSA जिसे आप सा कहते हैं, वो बिल्कुल वही है जो आर्म्ड फोर्सेस ऑर्डिनेंस लाए थे 1942 में। चूंकि उस समय बहुत सारे लोग, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह हो रहा था और उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने ये काला कानून उस जमाने में किया था और 1942 में ही आर्म्ड फोर्सेस ऑर्डिनेंस भी लाए थे। तो हाँ, ये हमारे पास अतीत है थोड़ा सा, जो बताता है कि ये सब चीजें हमने, हमारी नहीं है, ये हमसे पहले हमको गुलाम रखने के लिए अंग्रेजों ने हमारे देश में लगाई। लेकिन हमने उसके बाद क्या किया? हमारा तो 70-72 साल का अतीत अंग्रेजों से भी बहुत ज्यादा गया बीता है। उनका तो मैंने करीब 1 सदी का आपको बताया, लेकिन हमारा जो 1 सवा सदी 1.5 सदी का है हमारे यहाँ। आप देखिए, टाडा, पोटा, अब तो UAPA है, NSA, PDA। तो सबसे पहले PDA हमारे यहाँ आया, वो नागालैंड में इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी आजादी के बाद ही, तो सबसे पहले ही आया। और इसके बाद AF, और ये एक्चुअली PDA आया था जो हमारे यहाँ विभाजन के बाद हिंसा हो रही थी, शुरुआत वहां से हुई। उस हिंसा को रोकथाम करने के लिए उस समय असाधारण स्थिति थी, तो ये आया। लेकिन ASFPA जो 58 में आया करीब, ये आया नागालैंड के में इंसर्जेंसी की वजह से। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व में हमारे यहाँ छेड़खानी शुरू हुई और हमने इस तरह के कानूनों को अंगीकार करना शुरू कर दिया। नागालैंड एक छोटी आबादी थी, लेकिन हम उदीयमान देश थे। हम लोकतांत्रिक रास्तों की जगह ऐसे रास्तों पे चलना शुरू हो गए जो अंग्रेजों ने हमें एक गुलाम बनाए रखने के लिए किए थे। हमारे नए शासकों ने भी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर UAPA आया 67 में, मीसा आया जो बहुत बदनाम रहा। इंदिरा गांधी उसी के साथ 71 में ही आ गया था और उसके बाद वो 77 तक उनके साथ ही वो गया। NSA बना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। टाडा आया, पोटा आया, अब UAPA है जिसमें अमेंडमेंट हुए हैं, जो है तो 67 का, लेकिन अभी इस नई सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करके उसको ऐसा कर दिया है कि जिसकी अब आलोचना हो रही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक, लोगों को लंबे समय तक बिना सुनवाई के निरुद्ध कर लेती हैं सरकारें। नंबर 2 यह है कि उनमें उनको ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि वो अपने को निर्दोष सिद्ध करें। अब सरकारें लंबे लंबे समय तक चार्जशीट नहीं करती। आप देख रहे हैं 2-2 साल से भीमा कोरेगांव में लोग बंद हैं। आप चार्जशीट नहीं करेंगे, इस या उस बहाने से डिले कर लेंगे, और उसके बाद वो आदमी की तो आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या, उसके पूरे परिवार की, उसके पूरे परिवेश की आप सारी स्वतंत्रताएं लूट ले रहे हैं। तो ये सवाल हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिसकी हम बात उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं करता और सिर्फ ये बात करता है कि उसकी आलोचना हो रही है और वो ये ठीक नहीं है, तो एरोगेंस सा नजर आता है। हो सकता है हम आपको न समझ पा रहे हो, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये समझाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। न्याय आपका ही कहा हुआ शब्द है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय करने का ही सवाल नहीं है, न्याय करते हुए दिखने का भी सवाल है। तो बहुत ही विनम्र ये अनुरोध आपसे है कि जो आप न्याय कर रहे हैं वो न्याय होता हुआ दिख नहीं रहा है साहब, तो ऐसा न्याय करिए कि वो न्याय होता हुआ दिखे। अभी तो आपने अगली डेट दे दी है, हम देखेंगे कि अगली डेट में क्या होता है और बाद में क्या होता है, क्योंकि जो अर्नब साहब के साथ हुआ और जो कप्पन के साथ हो रहा है, दोनों में हमें तालमेल समझ में नहीं आया। आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।